हेलो दोस्तों, वेलकम टू पैरामाउंट जीएस एकेडमी। हम लोग करेंट देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ, हाल ही में किस राज्य द्वारा बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु मेघा संदेशा और वरुण मित्र नामक ऐप लॉन्च किया गया। अब इसको देखिए, आप ऑप्शन देखिएगा पॉज करके। इसका आंसर मैं लगा रहा हूं कर्नाटक है। अब कर्नाटक, अब इसमें क्या है आपको समझना होगा कि इस ऐप के माध्यम से आपको क्या मिलेगा, मौसम की जानकारी मिलेगी, आपको सेफ रूट, आप जो बेंगलोर शहर में रहोगे तो आपको क्या रूट प्रदान किए जाएंगे, सेफ रूट आपको बताया जाएगा किस रूट में कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा मौसम है, कोई दिक्कत तो नहीं, सारे डिटेल इसमें आपको मिल जाएंगे। और भी क्या जानना है, अब देखिए कर्नाटक के बारे में बात करें तो सीएम कौन है वहां के, तो बीएस येदियुरप्पा है। और वहां का राज्यपाल कौन है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, अक्सर राज्यपाल पूछा जाता है, बजू भाई वाला। तो आपको इतना तो हो गया। अब इतना अगला देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। अब कितनी सीट है लोकसभा में, तो 28। राज्यसभा 12 सीट है। विधानसभा में कितना है, 224। विधान परिषद 75। अब इतना आपको बेसिक नॉलेज आपको रखना है कर्नाटक के बारे में। किसी भी राज्य के बारे में पढ़िए, इतना तो बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। हाल ही में किस देश ने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या और अमेरिका में नक्सलवाद के प्रत्युत्तर में ब्लैक फ्राइडे कार्यक्रम को लॉन्च किया? देखिए इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अब इसमें हुआ क्या था, देखिए जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिकी निवासी हैं, एक अश्वेत व्यक्ति हैं। अब इनके पुलिस कस्टडी में हो जाती है मृत्यु। मृत्यु कैसे होती है, एक पुलिस ऑफिसर द्वारा कंटिन्यू इनके गर्दन को 8 मिनट तक दबाए रखने के कारण इनको सांस लेने में दिक्कत होती है। और 8 मिनट के बाद उनके बार बार कहने पर कि ही कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, तब भी पुलिस द्वारा नहीं छोड़ा गया और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसका एक वीडियो हो गया वायरल। वीडियो वायरल हुआ पूरे अमेरिका, ये कहे कि पूरे विश्व में ये वीडियो वायरल हुआ। और अमेरिका के कई शहरों में, लगभग 40-50 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहां पर बहुत ही ज्यादा संख्या में आंदोलन होने लग गए। इसमें सबसे अच्छी चीज जो देखने को आपको मिलेगा, इस नक्सलवाद के विरुद्ध श्वेत और अश्वेत आपको दोनों इस आंदोलन को समर्थन करते हुए देखेंगे। तो इस तरह का आप चीज देख सकते हैं। तो इसके विरुद्ध ही दक्षिण अफ्रीका में ये ब्लैक फ्राइडे कार्यक्रम शुरू किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ व्हाइट मैन है, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा 1979 के बाद पहली बार किस वर्ष हेतु महिला एशियाई कप की मेजबानी भारत को सौंपा गया है? अब देखिए आंसर इसका है 2022। अब यहां पर आपको दो चीज और ध्यान रखना है, G20 का भी और किसान की आय, जो किसान की आय है, फार्मर आय जो है, उसकी दोगुना करने का लक्ष्य भी 2022 ही रखा गया है। तो आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 2022 में एशियन फुटबॉल परिसंघ का अध्यक्षता भारत करेगा। G20 का अध्यक्षता 2022 में भारत करेगा। किसान की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 में रखा गया है। अब देखते हैं एशियन फुटबॉल परिसंघ के बारे में। इसकी स्थापना हुई है 8 मई 1954 को। मुख्यालय है कुलालमपुर, मलेशिया की राजधानी है। होस्टिंग कंट्री कौन है, ये इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा देश होस्ट कर रहा है। ये है कतर। और इस समय प्रेसिडेंट कौन है, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। ये नाम याद मत रखिए, बस एक नजर रख लीजिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन हो सकते हैं, किस क्षेत्र से हो सकता है, कभी भूल भी गए तो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मातृत्व की आयु, पोषण स्तर के बेहतर करने से जुड़े मुद्दे हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन हुआ है? यूं कहें कि समिति का गठन हुआ है। तो इसका आंसर है क है सुश्री जया जेटली। अब इनके बारे में तो पता लग गया। अब इनके बारे में देखें। एक परिसीमन आयोग बनता है जो क्षेत्र का
परिसीमन के आधार पर ही चुनाव होता है, निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसीलिए हाल ही में एक परिसीमन समिति बनाया गया था, जिसकी अध्यक्ष है जस्टिस रंजना प्रकाश। अब देखिए इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर का, अरुणाचल, असम, नागालैंड, इन क्षेत्रों का क्या होगा, परिसीमन होगा। और जब परिसीमन होगा तो इस क्षेत्र के MP MLA भी सहयोग करेंगे कि कैसे क्षेत्रों का निर्वाचन होना। इस तरह से आपको ध्यान रखना, जस्टिस रंजना प्रकाश। अब इसके बारे में जो एक्स्ट्रा नॉलेज वो देख लेते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एक हुआ था दिन 2014-16 में, देखा गया कि 1 लाख में 130 महिलाओं की मृत्यु हुई। 2015-17 में घट के कितना हो गया, 122। देखिए पर लाख है, पर हजार में समझ लीजिए। क्वेश्चन यही आता है कि 130 पर 1000 या 130 पर लाख, 130 पर 100 ऐसे आएगा। तो आपको क्वेश्चन है पर लाख में, याद रखिएगा। एक अन्य अध्ययन सामने आया है, इसमें क्या है कि लगभग 15 से 49 वर्ष की महिलाओं, जिसकी संख्या लगभग 64,75,970 है, ने लगभग 4,29,173 बच्चों को जन्म दिया। और उसमें क्या हुआ, 525 महिलाओं की इसमें जान गई। तो ये सिर्फ अगर आप मेंस का दोगे तो ये आपके काम आएगा स्वास्थ्य व्यवस्था में लिखने के लिए। अगर फैक्चुअल की बात आएगी तो 130 120 आपको याद रखना है। अगला है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और इस दिवस के अवसर पर भारत ने कितने शहरी वन विकसित करने की घोषणा की। तो इसका आंसर आप पॉज करके देखिएगा। मेरी तरफ से आंसर है 5 जून 2020। देखिए 5 जून को मनाया जाता है और 200 शहरों को 200 शहरी वन बनाए जाएंगे। इसमें क्या होगा, देखिए शहरी वन बनाने के लिए क्या होगा कि जो पर्यावरण मंत्रालय जो अपना है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वो क्या करेंगे, हर राज्य और यूटी के क्षेत्र के स्थानीय शासन, वहाँ के शासक जो भी हैं यूटी के या राज्य के, वहाँ से बात करेंगे और उस क्षेत्र में जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ कोई क्षेत्र पूछेंगे कहाँ कोई एरिया खाली है जहाँ वनीकरण किया जाए। इसमें कौन साथ देंगे, स्थानीय शासन, नगर निकाय, फिर आपका साथ देंगे अगर कोई NGO है तो वो देंगे, उसको वनीकरण किया जाएगा। अब देखते हैं, देखिए 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसी समय UNEP की स्थापना हुई थी। अब UNEP की स्थापना कब हुई थी, 5 जून 1972 को। इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP का फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय नैरोबी है जो केन्या की राजधानी है। अभी वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन है जो डेनमार्क के हैं। इस वर्ष का थीम क्या है, जैव विविधता। होस्ट कंट्री कौन है, कोलंबिया। पार्टनर देश कौन है, जर्मनी। तो इतना आपको बेसिक नॉलेज इतना आपको रखना है। हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे नियुक्त किया गया है? ये आंसर है इनका एम नेत्रा। अब जान लेते हैं, ये जो एम नेत्रा पिक्चर है इन्हीं का, एम नेत्रा का। मात्र 13 साल की हैं। इनके पापा एक सैलून ऑनर है, यूं कहेंगे बार्बर है। इनके पढ़ाई के लिए, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए इन्होंने बचा के रखे थे ताकि सिविल सर्विसेज की पढ़ाई आगे चल के कर सके, उसमें कोई दिक्कत ना है। लेकिन इस कोरोना काल में लोगों की जरूरतों को देखते हुए इन्होंने अपने पापा को कन्विंस किया कि इस 5 लाख रुपए की पढ़ाई को छोड़िए, अभी वर्तमान में जिनको जरूरत है उन जरूरतमंदों को उनकी जरूरत को पूरा कीजिए। और इस तरह उन्होंने कन्विंस किया और वो इस तरह सहयोग की। इस आधार पर इनको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया। और बता दूं, हाल ही में मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनके बारे में बात की थी। इनको 1 लाख का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। साथ ही आने वाला समय में न्यूयॉर्क और जिनेवा में भी जाएंगी और वहां अपना कुछ इससे संबंधित जो भी नॉलेज है वो शेयर करेंगे। और ये हैं कहां से, मदुरई से हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है मदुरई तमिलनाडु से। राज्य अगर पूछता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए तमिलनाडु। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के CEO ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में
3.7 करोड़ डॉलर यानी 37 मिलियन डॉलर यूएसडी का योगदान दिया है। कई जगह आपको 37 मिलियन मिलेगा, कई जगह 3.7 करोड़ डॉलर मिलेगा, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अब ये दिया है गूगल ने। गूगल के कौन है? सीईओ सुंदर पिचाई है। देखिए इन्होंने 37 मिलियन यूएसडी देने का वादा किया और वो ताकि नस्लवाद से लड़ा जा सके। अब अगला क्वेश्चन है, देश में सभी शहरी और स्थानीय निकाय स्मार्ट शहरों के नए स्नातकों के लिए किस इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो यह है ट्यूलिप। ट्यूलिप जो लिखाएगा अल्फाबेट में ऐसे होगा, इसका फुल फॉर्म है द अर्बन लिविंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। देखिए इसके तहत क्या है, इसके तहत क्या होगा, लगभग 4400 शहरी स्थानीय निकाय और स्मार्ट शहरों को शामिल किया जाएगा। और ये जो लॉन्च किया गया है ये आवास मंत्रालय और AICTE के द्वारा मिलकर किया जा रहा है, जो 5 वर्षों के लिए होगा। और ये इसके लिए वही स्टूडेंट योग होंगे, वही स्नातक योग होंगे जो पिछले 18 महीने में ग्रेजुएशन पूरा किए हैं। ऐसा नहीं कि 4 साल पहले या 5 साल पहले ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको चुना जाएगा, नहीं। और लगभग संभावना है कि 2500 छात्र इस वर्ष चुने जाएंगे। देखिए हाल ही में तेल रिसाव की घटना रूस के आर्कटिक क्षेत्र में हुई। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र में क्या किया, आपातकाल घोषित किया। ये रिसाव किस नदी में हुआ था? क्वेश्चन है। देखिए अंबार नयार नदी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इस नदी में लगभग 20,000 टन डीजल फैलने के कारण नदी की सतह लाल हो गई। ये नदी थोड़ी छोटी है, गहराई कम है, तो इस कारण इसकी सतह लाल दिख रही है। ये साइबेरिया क्षेत्र के नोर्डिस्क नगर के पास हुआ है, जहां फर्माफ्रास्ट पे बनाया गया था। किस पे बनाया गया था? जो फर्माफ्रास्ट पे बनाया गया बिजली संयंत्र का ईंधन टैंक पे गिर जाने के कारण यह हादसा हुआ। अब देखिए यहाँ पर फर्माफ्रास्ट क्या है? फर्माफ्रास्ट ऐसा स्थान होता है जहां पर मृदा या चट्टान पे लगभग 2 वर्षों तक लगातार कम तापमान के कारण बर्फ जमा हुआ रहता है। लेकिन हाल ही में ऐसा देखा गया कि इस पर जो बना हुआ था बिजली संयंत्र, वो क्या हुआ, फर्माफ्रास्ट के बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी, जिस कारण इसका आधार कमजोर पड़ने लगा। कमजोर पड़ने के कारण क्या हुआ कि बिजली संयंत्र जो है वो टूटा या गिरा। और किस पे गिरा? ईंधन टैंक पे गिरा। ईंधन टैंक पे गिरने के कारण ईंधन टैंक पे क्या हुआ, दिखते आ गई और इसका तेल रिसाव होकर नदी में बहने लगी। ऐसी घटना पहले भी हुई थी 1994 में। तो आपको इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है फर्माफ्रास्ट क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मृदा या चट्टान पे जमी हुई बर्फ जो लगातार 2 वर्षों से कम तापमान के कारण जमा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित सुमेरु पैक क्या है? आप ऑप्शन देख लीजिएगा पॉज करके, उसके बाद आप आंसर लगाइएगा। मैं आंसर लगा रहा हूं, यह PPE किट की समस्या को दूर करने के लिए एक वायु संचालन प्रणाली है। अब क्या देखिए, कोई भी डॉक्टर, नर्स और जो भी PPE किट का प्रयोग कर रहे हैं, जो 6 घंटा से ज्यादा उसका प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए क्या बहुत ही समस्या आ रही थी कि बॉडी के अंदर ज्यादा पसीना हो जाने के कारण वो कंफर्ट फील नहीं करते थे और सर्विस में थोड़ी दिक्कतें आती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए, जो पसीने आते उस समस्या को दूर करने के लिए DRDO द्वारा सुमेरु पैक बनाया गया। इसके तहत क्या है, लगभग 500 ग्राम के छोटे बैग के रूप में एक फैन के रूप में रहेगा, जो बॉडी के अंदर हवा देगा, PPE किट में जो लग रहेगा, ताकि पसीना न हो और उनको आराम दिया जा सके, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। अब DRDO के सारा डिटेल मेरा पिछला वीडियो देखिए, सारा उसमें दिया हुआ, कब स्थापना हुआ, हाल ही में किस संस्थान द्वारा भुगतान अवसंरचना विकास कोष स्थापित किया गया। आंसर है RBI। अब RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कौन से एक्ट के तहत? RBI एक्ट 1934। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो क्वेश्चन आएगा कि स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। लेकिन जब इसका पूछेगा कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1 जनवरी 1949 को। और वर्तमान में जो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर है RBI के। बस आपको इतना नॉलेज रखना है इनके बारे में।
हाल ही में हैशटैग आई कमिट पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? यह विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। विद्युत मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में क्या होगा? हो सकता है सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी से बिजली पैदा किया जाएगा, सौर ऊर्जा से लिया जाएगा। इस तरह के नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके ऊर्जा एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा और परंपरागत ऊर्जा क्षेत्रों पर जो हमारी निर्भरता है धीरे धीरे कम किया जाएगा, ताकि हम वैश्विक तापन को कम करने में सहयोग दे सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेश पहल किस मिशन का भाग है? देखिए, वंदे भारत मिशन का भाग है। अब वंदे भारत मिशन क्यों चला था? देखिए, कोरोना काल में क्या हुआ कि जो भारत के बाहर जो विदेशों में बसे हुए थे या रोजगार कर रहे थे, जब कोरोना काल में जब उन्हें वापस लाना था तो वंदे भारत मिशन चलाया गया था। वंदे भारत मिशन के तहत जब उन स्किल वर्कर को लाया जाएगा तो क्या होगा? उसके तहत ये स्वदेश पहल को लागू किया गया। अब स्वदेश पहल क्या है? स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। आपको इसके वर्ड पे फोकस करना है। एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट करेगा। कैसे करेगा? किसको करेगा? स्किल्ड वर्कर को। अब जो स्किल्ड होंगे अब उनका क्या होगा? डिवाइड होगा कि कौन किस क्षेत्र से संबंधित है। अब उनका एक डाटाबेस तैयार होगा। अब डाटाबेस जो तैयार होगा अब भारत में क्या होगा? उनको रोजगार दिलाने के लिए उस क्षेत्र की इंडस्ट्री या कंपनी में इनके डाटा को भेजा जाएगा। अगर उनके अनुकूल पाया जाएगा तो उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसको कहा जाता है स्किल मैपिंग एक्सरसाइज फॉर रिटर्निंग सिटीजन। अब यही है कि जो स्किल्ड होंगे उनको उस क्षेत्र में रोजगार दिलाने की कोशिश है सरकार के द्वारा। आप अगर बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो स्किल स्वदेश जो है, अब इसमें से क्या होगा? कोई एक वर्ड को ले लेगा कि डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, इसमें डी का मतलब क्या होगा, ई का मतलब क्या होगा। तो आपको इसका पूरा फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। कोई भी एक अल्फाबेट के बारे में पूछेगा कि इस स्वदेश में ए एस डब्ल्यू ये सब का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा दावोस में होने वाले शिखर सम्मेलन जो 2020 में होगा, इसका विषय क्या है? अब देखिए, इसका विषय है द ग्रेट रिसेट। अब विश्व आर्थिक मंच के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा। ये कई तरह का रिपोर्ट जारी करती है। देखिए, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी हाल ही में आया है। एक एल यूनिवर्सिटी की सहायता से इसको, एल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सहायता से इसे निकाला जाता है। WEF निकालता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा निकाला जाता है। हाल ही में जो रिपोर्ट आया है 168 भारत का रैंकिंग आया है 180 देशों में, जो साउथ एशिया में माना जाता है अफगानिस्तान के बाद सबसे कम है। सबसे नीचे साउथ एशिया में अफगानिस्तान है, उसके बाद भारत की स्थिति है। अब मान सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब था भारत का। और पिछले साल जो था जो 2018 में था, ये हर 2 साल पे निकलती है रिपोर्ट, 177 था। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना। और भी कौन सा रिपोर्ट निकालती है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट। और एक चीज और, इसमें जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें डेनमार्क जो है टॉप किया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात क्रिस्टोबल किस सागर से संबंधित है और किन देशों को प्रभावित होने की आशंका है? देखिए, यहाँ पर देश का नाम मैंने बाय मिस्टेक छोड़ दिया है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ये मैक्सिको की खाड़ी में आएगी और ये यूएसए और मैक्सिको को प्रभावित करेगा। देखिए, अरब सागर में हाल ही देखिए एक अरब सागर, कैरेबियन सागर और कैस्पियन सागर है। ये आप मैप देखिएगा, मैप देख के कैस्पियन सागर से लगे हुए देशों का नाम याद रखिएगा। हाल ही में आपको एक और सुनने में आया था, भारत के जो बंगाली खाड़ी में जो आया था, कौन सा आया था? अम्फान क्या था? बंगाल की खाड़ी में आया था। ये थाईलैंड द्वारा नाम दिया गया था इसका। किसके द्वारा? थाईलैंड द्वारा नाम दिया गया था। अरब सागर में आया था, और बंगाल की खाड़ी में आया था। अरब सागर में कौन सा आया था? निसर्ग। अब निसर्ग जो चक्रवात था, एक कौन दिया था? बांग्लादेश द्वारा नाम दिया गया था। तो आपको ये तीनों का भी याद रखना है। मैंने सारे बता दिए हैं। अरब सागर में निसर्ग, बे ऑफ बंगाल में आया था अम्फान जो थाईलैंड द्वारा दिया गया था, अरब सागर वाला बांग्लादेश के द्वारा। इस तरह से आपको याद रखना है।
हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों की पहचान के लिए कौन से रंग का स्टिकर लगाया जाएगा, जो अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए ये हरे रंग का होगा। अब क्या है, देखिए ऑलरेडी हम भारत जो है पहले BS4 यूज कर रहा था, भारत ने BS5 को स्किप करके डायरेक्ट BS6 को अब लागू किया है। इसके तहत क्या होगा, पोल्यूशन को कम करने के लिए कई सारे मानक होते हैं जो BS6 के तहत आते हैं, ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके और वैश्विक तापमान को कम करने में सहायता दिया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है हरे रंग का स्टिकर होगा। प्रतिवर्ष की स्थिति को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है एवं वर्ष 2020 के लिए थीम क्या है। इसका 7 जून को मनाया जाता है। थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अब देखिए ये दूसरी बार मनाया गया है, सेकंड टाइम ये मनाया गया है। ये WHO और FAO ये दोनों द्वारा मिलकर किया गया है, मनाया गया है। इसके तहत कोशिश ये है कि लोगों को हाइजीन फूड प्रोवाइड किया जाए। हाइजीन फूड मतलब क्या हुआ, जो खुले में जो आजकल जो चीजें मिलती हैं डायरेक्ट हम लोग खरीदते हैं और खा लेते हैं, उसमें हाइजीनिक बहुत ही कम होता है। उससे बहुत सारा जो ऐसे चीजें पाई जाती है जो हमारे बॉडी के लिए नुकसान है। तो उन चीज को बचाने के लिए कोशिश किया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा प्रसंस्कृत चीजों को जो ज्यादा संशोधित किया गया है, अच्छा है, जो शरीर के लिए अच्छा होगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस तरह का फूड लोगों को मुहैया कराया जाए। इस तरह की कोशिश की जा रही है इसके तहत। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो हम बात कर रहे हैं 7 जून की, इस दिन हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं, लेकिन 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। खाद्य दिवस की जब बात आएगी तो 16 अक्टूबर होगा और खाद्य सुरक्षा की बात आएगी तो 7 जून होगा। ये डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है। ये 16 अक्टूबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? 16 अक्टूबर 1945 को ही FAO का गठन हुआ था, इसी कारण इसे आज मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। आगे देखते हैं। CV इनसाइट द्वारा जारी दुनिया के सबसे मूल्यवान 10 स्टार्टअप में सबसे मूल्यवान स्टार्टअप कौन है? इस सूची में कौन सी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया? देखिए इसका आंसर है बाइट डांस और पेटीएम। बाइट डांस कौन है? टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, जो विश्व में टॉप स्टार्टअप के रूप में उभरा है। वहीं अगर भारत की बात करेंगे तो पेटीएम है, जिसके संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। इनका जो शेयर है इसमें 14.67% है। आप और फिर कुछ फैक्ट है तो फैक्ट को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बेस्ड नहीं, बस आप ध्यान रखिएगा। देखिए हाल ही में अंतरिक्ष के साथ दुनिया के सबसे गहरे जो मारियाना ट्रेंच है, जो लगभग 11,000 मीटर है गहराई, उसमें दुनिया की प्रथम महिला पहुंची है। वो कौन है? डॉक्टर कैथी सुरवान। अंतरिक्ष में भी गई है, शायद मारियाना ट्रेंच में भी पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। हाल ही में न्यूजीलैंड द्वारा अपने आप को कोविड-19 से मुक्त देश घोषित किया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 168वां स्थान पाया है, जो दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के बाद सबसे कम है। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है? जावेद अख्तर। पहले भारतीय की बात जावेद अख्तर। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? गैरसैंण। गर्मियों में इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? गैरसैंण हो जाएगी। ऐसे देहरादून है। हाल ही में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके द्वारा? MP के द्वारा शुरू किया गया। MP में पहले ही से संबल योजना चल रही है, जिसमें क्या है, जो कमजोर वर्ग हैं SC ST, इनको क्या किया जाएगा? इनको मजबूत किया जाएगा, रोजगार मुहैया कराया जाएगा, कैसे इनको आगे बढ़ाना है, इस तरह की योजनाएं लागू की जाएगी। इसके तहत इनको स्ट्रेंथ दिया जाएगा। चरण पादुका का एक पहल शुरू किया गया, तो ताकि जो प्रवासी मजदूर थे उनको जूते चप्पल दिया जा सके, ताकि उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। हाल ही में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व द्वारा भारत के पास कितना घोषित किया है? फॉरेन रिजर्व $493.48 बिलियन विदेशी मुद्रा भारत के पास है। अब विदेशी मुद्रा में शामिल क्या था? देखिए अब यही पीछे से UPSC का क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें गोल्ड रिजर्व शामिल है, SDR शामिल है, और भारत के जो IMF के पास जो मुद्रा है उसको भी शामिल किया जाता है।
तब टोटल विदेशी मुद्रा को काउंट होता है। अब नैमिषा एक वार्षिक कार्यक्रम है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा प्रारंभ किया गया। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।